हाय हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं फिर से एक वीडियो नंबर 3 में आ गए हम लोग। चैप्टर 3 आपके केमिस्ट्री का चैप्टर 3 फर्स्ट बुक का, उसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसका वीडियो नंबर 3 कर रहे हैं। और इसमें जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, हमने जो स्टार्ट किया था वीडियो नंबर 2 में कि मैंने बताया था कि ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया एलिमेंट्स को। तो पहला टॉपिक हमारा वही है कि ब्लॉक में कैसे क्लासीफाई किया गया, कौन कौन से ब्लॉक हैं वो पढ़ेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स। सेकेंड हमारा क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड के बेसिस पर भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है, उसको यहाँ पर हम लेंगे उसका इंट्रोडक्शन। और देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और जिसमें हम दो तरह की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं और पेन पेपर लेकर बैठ गए, क्या भूल गए हैं तो ले लीजिए और बैठ जाइए वीडियो को स्टॉप करके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कब देख रहे हैं आप लोग, मॉर्निंग में तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में देख रहे हैं तो आफ्टरनून, और इवनिंग में देख रहे हैं तो इवनिंग। तो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब। तो देखिए सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स। ब्लॉक्स में हम कैसे क्लासीफाई करेंगे एलिमेंट्स को। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि SPDF 4 तरह के क्या हैं, सब सेल्स हैं। अब यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन S सब सेल में है तो S का तो नेचर थोड़ा डिफरेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन P सब सेल में है तो उसका भी नेचर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जो जहाँ रहता है, जैसा रहता है, जैसे सोसाइटी होती है वैसा उसका बिहेवियर होता है। बिल्कुल उसी तरह से S वाले की बिहेवियर अलग होगी, P वाले की बिहेवियर अलग होनी है, P के इलेक्ट्रॉन की। और यदि इलेक्ट्रॉन D में एंटर कर गया तो उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा, और यदि F में एंटर कर गया तो उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा। तो क्लियरली जिस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके जैसा उसका बिहेवियर होगा। इस वजह से उनको क्या किया गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल यानी कौन से सब सेल में प्रेजेंट है उसके बेसिस पर ब्लॉक्स में क्लासीफाई किया गया है। तो पहला हमारा कौन सा होता है, सब सेल, जो सबसे छोटा है S। तो S में यदि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसको बोला जाएगा बच्चों S ब्लॉक। और S ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या रखी गई है वैलेंस सेल की, NS122। हम जानते हैं कि S में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो ये NS1 का होगा या NS2 का होगा क्लासिफिकेशन, या NS1 का कॉन्फ़िगरेशन या NS2 का कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बेसिस पर इसको S ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाएगा, या तो एंड में NS1 आ जाए या NS2 आ जाए। जैसे देखिए लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है। तो S1 आ गया, वैलेंस सेल यहाँ पर सेकेंड सेल है, तो इसलिए इसको S ब्लॉक में रखा जाएगा। Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें आ रहा है 1s2 2s2 2p6, सेकेंड सेल फुल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं, और 3s1। और यहाँ पर थर्ड सेल जो हमारा वैलेंस सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी NS1 की कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी S ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यहीं पर हम ले लेते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, वैलेंस सेल यहाँ सेकंड है और सेकंड में साफ साफ दिख रहा है NS2 का कॉन्फ़िगरेशन है। NS2 वाला भी क्या होता है, S ब्लॉक, ये भी S ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। फिर इसमें NS2 का आ गया, ये भी हमारा S ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। इस तरह से S ब्लॉक का मेंबर वो होगा जिसके वैलेंस सेल में NS1 या NS2, लाइक 2s1 3s1 3s2, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो हमारा S ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। तो जिसमें कॉन्फ़िगरेशन NS1 का बन रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लगा हुआ है पैम्फलेट, उसमें क्या दिया हुआ है सॉरी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जिसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा उसको कहा जाता है एल्कली मेटल्स।
वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आप लोग देख रहे होंगे, ये सब इनके मेंबर्स हैं और ये सब के सब सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं। और जिनका कॉन्फ़िगरेशन NH2 है वो आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल कहलाता है, क्योंकि ये हमारे जनरली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, रॉक्स वगैरह में मिलते हैं, इसलिए इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। और इनकी भी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू NH1 वाला यानी एल्कली मेटल्स कम होती है, क्योंकि उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है। इनको एल्कली और एल्कलाइन ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स स्ट्रांगली बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, इसलिए इनको एल्कली NH1 वाले को और एल्कलाइन अर्थ मेटल NH2 वाले को कहा जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब के सब मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन इन द फर्स्ट ग्रुप एंड बेरिलियम इन द सेकेंड ग्रुप। तो इसमें 2 ही ग्रुप्स आएंगे, क्योंकि S सब सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी किसी ब्लॉक में उतने ही ग्रुप्स आते हैं जितने उसमें मैक्सिमम उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ही ग्रुप आएंगे इनके, और दोनों के दोनों ग्रुप्स मेटल्स के हैं। प्रीडोमिनेंटली इसमें सबके सब मेटल्स हैं। सबसे नीचे वाला जो है फ्रेंसियम, ये सब क्या है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनकी स्टडी अलग से की जाती है, एक इनके साथ नहीं की जाएगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सबके सब सॉफ्ट मेटल थे, सारे टिपिकल मेटेलिक कैरेक्टर्स इनमें होंगे। तो ये सब हमारा होता है S ब्लॉक का एलिमेंट्स। अब S ब्लॉक के बाद हम लोग आएंगे अगले पर। यदि किसी भी एलिमेंट के S सब सेल वैलेंट सेल वाला कंप्लीटली फिल्ड हो और उसके बाद भी उसके पास इलेक्ट्रॉन हो और वो P सब सेल में एंटर करना शुरू कर दे, तो उसको कौन सा ब्लॉक कहा जाएगा? क्लियर है कि P ब्लॉक कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर P हमारा इनकम्प्लीट से कंप्लीट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यानी जैसे आप बोरॉन को ले लीजिए, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, वैलेंस सेल में S तो हमारा कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीट हो चुका है, और ये आपका कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो इनको कहा जाएगा P ब्लॉक का मेंबर। यानी जब P सब सेल में 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन फिल होने लगता है तो उसको कहते हैं P ब्लॉक। और P ब्लॉक में क्लियर है, यहाँ पर साफ साफ है कि 6 ग्रुप्स होने चाहिए, क्योंकि P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6। तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उस सबसेल में, उस ब्लॉक में, उतने ही ग्रुप्स बनेंगे। और क्लियरली यहाँ पर ग्रुप का नंबर यदि 6 होगा तो क्या क्या होगा, हमारा एक होगा 2p1 वाला, यानी 2s2 तो हमेशा हम इसको n करके दिखाएंगे, NH2 NP1 वाला। एक होगा हमारा NP2 वाला, एक हो जाएगा NP3 वाला, एक NP4 का, एक NP5 का, एक NP6 का। सब में S हमारा कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। इस तरह से टोटल 6 ग्रुप्स इनके अंदर आएंगे। और इसमें आप मोस्टली आप लोग देख रहे होंगे, जो मैंने यहाँ पर पैम्फलेट लगाया हुआ है उसका, तो उसमें मैक्सिमम नंबर किसका है, नॉन मेटल्स ज़्यादा है। तो नॉन मेटल्स होंगे, इसमें मेटलॉइड्स भी होंगे जिसको आगे हम पढ़ेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल नॉन मेटल से मिलती जुलती है, और मेटल्स का जो नंबर है बहुत कम है। इसके साथ ही जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है 2p6 वाला, NP6 वाला, NP6 वाले सबके कंप्लीटली फिल्ड शेल है, यानी क्योंकि S तो हमारा कंप्लीटली फिल्ड पहले से है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे रहते हैं उनको स्टेबल माना जाता है। और ये सब के सब जनरली गैसेस, आगे पढ़ेंगे गैसेस क्यों हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग है। तो इनको जनरली 0 ग्रुप कह दिया जाता है, यानी इसको P ब्लॉक का मेंबर भी नहीं मानते, पीरियोडिक टेबल के मेंबर में से ही ऑलमोस्ट हटा दिया गया है, क्योंकि ये जो आगे पढ़ेंगे हम पीरियोडिक ट्रेंड, उसको भी फॉलो नहीं करेगा। तो इनको 0 ग्रुप भी बोल सकते हैं, यानी इनर्ट गैस होते हैं ये सब। और उसके जस्ट पहले वाला 17 ग्रुप जो है वो हमारा होगा, 17 ग्रुप हमारा हैलोजेंस कहलाता है।
वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और मेटल के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है, इसलिए उनका नाम हैलोजेंस रखा गया है। इसी तरह से ऑक्सीजन वाले ग्रुप को चैल्कोजेंस कहा जाता है, 16 ग्रुप को, और 15 वाले ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, फिर बोरॉन फैमिली। इस तरह से आपका 13 से लेकर 18 तक हमारा क्या होगा, पी ब्लॉक। अब इसमें 13 से स्टार्ट क्यों हुआ है? यदि एस के बाद पी को फिल किया जा रहा है तो 13 से स्टार्ट होने का क्या मतलब है? तो आप देखेंगे बीच में पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो बीच में जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है कि 10 ग्रुप्स अलग से हैं। तो वो 10 ग्रुप्स किसके हैं? तो आगे पढ़ेंगे हम, डी ब्लॉक पढ़ने वाले, और वो सब भी क्या है, मेटल्स है। तो इसलिए 10 हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, उसके एस और पी ब्लॉक के जितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे यदि 13 ग्रुप हमारा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 है वैलेंस शेल का, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, उसमें हम 10 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो अपने आप 13 ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह से 14, 15, 16, 17, 18 चलता जाएगा, यानी टोटल 6 ग्रुप्स इसके अंदर आएंगे। और इनमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड तीनों है। मेटल का नंबर नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, नॉन मेटल का नंबर ज़्यादा है। और इसमें हमने डिस्कस किया था अभी, हेलोजन, चाल्कोजेंस, ये सब इसमें अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। और इनके बारे में और ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्यों ये रिएक्टिव हैं, क्यों नहीं रिएक्टिव है कोई दूसरा, तो इसके बारे में ब्रॉडली हम अलग से पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंदर थोड़ा सा और उसके बारे में समझेंगे आगे टॉपिक्स में। sp के बाद हमारा सबसेल आता है d। अब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन d में एंटर करना शुरू हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कौन सा d में एंटर करता है। तो जनरली इसके वैलेंस सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है NS122 N-1d 1 to 10 बोला जाता है। d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1 से लेकर 10 तक आ सकता है। N-1d लिखने का क्या मतलब है? तो यदि हमारा मान लीजिए 4s है तो ये 3d होगा, ये 5s है तो 4d होगा, यानी पेन अल्टीमेट d ऑर्बिटल कहा जाता है। यदि किसी में पेन अल्टीमेट d ऑर्बिटल में s सबसेल के बाद इलेक्ट्रॉन को रखा गया है तो वो हमारा d ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। यानी d ब्लॉक में क्या कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है, N-1d और Ns, जिसका s है उससे एक कम वाला d ऑर्बिटल फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे स्कैंडियम के वैलेंस सेल में आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन होता है 4s2 में, एक होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है 4s में, और एक इलेक्ट्रॉन होता है 3d में। तो इस तरह से 3d1 4s2 बन जाता है। तो इसको माना जाएगा d ब्लॉक का मेंबर, क्योंकि हमारा यहाँ पर d इनकम्प्लीट है। ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें पेन अल्टीमेट d ऑर्बिटल जो है, वैलेंस सेल के जस्ट पहले वाला d ऑर्बिटल जो है वो आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, उसको कहा जाएगा d ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनमें भी ऐसा हो जाए। और इसके कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऊपर लिखा है। और इनमें भी सबके सब जो आप देख रहे हैं सबके सब मेटल्स हैं। इनमें मेजॉरिटी क्या है, सबके सब मेटल्स हैं, सब में टिपिकल मेटालिक कैरेक्टर है। लेकिन थोड़ा सा मेटल से एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ये है यहाँ पर कि आपका यहाँ पर जो है नॉन मेटल जनरली क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक से ज़्यादा तरह की वैलेंसी दिखाता है। यहाँ पर हमारा मेटल जो है डी ब्लॉक का वो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक तो होंगे लेकिन बहुत कम बेसिक होंगे, बहुत सारे ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें वैलेंस सबसेल जो है कोई और है, तो इसलिए इनको अलग से डी ब्लॉक बोला गया है। इसके बाद हम लोग आएंगे अब एफ ब्लॉक पर। एफ ब्लॉक का आपका क्या है, हम लोग यहां पर देख रहे हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होने वाला है, इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस सेल का N-2 F1214 N-1d 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और Ns आपका कंप्लीट रहेगा 2।
तो यदि आपका इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो उसको कहा जाएगा एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक को बिल्कुल अलग से दिखाया गया, पीरियोडिक टेबल से अलग कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। मोस्टली इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ट्रांस यूरेनियम सब के सब ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव है, जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत मुश्किल से स्टडी की जा सकती है, क्योंकि इनका हाफ लाइफ जो है वो बहुत कम है, यानी बहुत जल्दी ये डिसोसिएट होते रहते हैं स्मॉलर एलिमेंट्स में और लाइट एलिमेंट्स में। इसलिए जब तक इनकी स्टडी की जाएगी वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, जिससे इनकी स्टडी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसलिए इनकी स्टडी बिल्कुल ही अलग रखा गया, इनकी स्टडी बहुत मुश्किल है। और इनमें भी सबके सब जनरली क्या है, मेटल्स हैं और सबके पास टिपिकल मेटालिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। इन बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्लॉक का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। तो अगला जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का स्टडी करने को इजी बनाने के लिए, उसमें डाला गया है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल्स आप लोग जानते हैं, मेटल के बारे में बहुत शुरू से पढ़ते आए होंगे, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उनमें टिपिकल मेटालिक कैरेक्टर होती है, कंडक्टिविटी होती है, मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, ये सब होती है। लेकिन नॉन मेटल में ये सब खासियत नहीं है। और नॉन मेटल जनरली गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों फेज में प्रेजेंट होते हैं, तीनों तरह के हैं। लेकिन मेटल्स मेनली आपका सॉलिड स्टेट में ही है, मर्क्यूरी को छोड़कर। तो इस तरह से सबके सब क्या है, सॉलिड्स है मर्क्यूरी को छोड़कर। तो मेटल और नॉन मेटल में ये बेसिकली डिफरेंस है। इनके मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं कैरेक्टर के, लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं। मेटलॉइड क्या है, उसमें दोनों तरह के कैरेक्टर है। टेम्परेचर हाई किया जाए तो अच्छा कंडक्शन करेगा, जैसे सिलिकॉन वगैरह सब, ये सब मेटलॉइड में आता है। और यहाँ पर जो मैंने टेबल दिखाया है उसमें मेटलॉइड को अलग कलर से दिखाया गया है। बीच वाला जो लाइन जा रहा है मेटलॉइड का है, आप देखेंगे ऐसे। तो इस तरह से आप मेटलॉइड, मेटल और नॉन मेटल में भी क्लासीफाई करके स्टडी किया जा सकता है। लेकिन वो काफ़ी ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो जाता है, जिससे स्टडी ज़्यादा ईजी नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम उसके बेसिस पर जनरल स्टडी नहीं करते एलिमेंट्स की। अब हम लोग आगे आते हैं पीरियोडिक ट्रेंड में। हम लोग अब देखने जा रहे हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीटेशन, वो कहलाती पीरियोडिसिटी। जब एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ में रिपीटेशन होता जाए एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, तो उसको पीरियोडिसिटी कहा जाएगा। और पीरियोडिसिटी का रीज़न क्या है, आखिर फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता क्या है। तो आप देखेंगे फिक्स्ड इंटरवल के बाद उसके कॉन्फ़िगरेशन में भी सिमिलरिटीज़ आती है। शेल का नंबर तो डिफरेंट हो सकता है, बट सब सेल का टाइप और सब सेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर जो हैं वो सेम होते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद। तो जिनके सब सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है और उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है। लेकिन जिनके सब सेल में अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिसिमिलरिटीज़ हैं, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। यानी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़, यही तो पीरियोडिक टेबल के बनने का रीज़न था। और सिमिलरिटीज़ किसकी वजह से हैं, यदि ग्रुप में सबसेल का नंबर और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। इसको अच्छी तरह से याद रखना है। और इसी रीजन से पीरियोडिसिटी आती है। तो पीरियोडिसिटी में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पीरियोडिसिटी किसमें, एटॉमिक साइज को लेकर। क्या साइज को सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफर करवा सकता है? यस, हम यहाँ पर देखेंगे ऐसा हो सकता है। एटॉमिक साइज को हम दूसरे टाइप में एटॉमिक रेडियस करके पढ़ेंगे, क्योंकि यदि रेडियस जनरली बड़ा होगा एलिमेंट का तो साइज भी बड़ा ही होगा। रेडियस स्मॉल होता है तो साइज भी स्मॉल ही होता है। तो इसलिए हम एटॉमिक रेडियस को यहाँ पर सबसे पहले सिग्निफाई करेंगे। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 9th या 10th में, आप लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक रेडियस को। एटॉमिक रेडियस की क्या डेफिनेशन पढ़ा होगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस जो है, मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल इसका सेकंड है, तो न्यूक्लियस से सेकंड सेल का डिस्टेंस जो है ये एटॉमिक रेडियस कहलाता था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे डेफिनेशन तो बेसिकली वही है,
लेकिन डेफिनेशन का नेचर थोड़ा सा चेंज करेंगे समझने का। सबसे पहले क्या आप ये बता सकते हो कि वैलेंस सेल उसका कौन सा है? ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। वैलेंस सेल का अंदाजा करना, वैलेंस सेल का पता करना जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वी आर डीलिंग विथ वेरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते। फिर उसकी बाउंड्री का पता कैसे लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ तक जाएगी। दूसरी बात हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फेज में रहता है, एक सेल से दूसरे सेल में जंप करता रहता है, हाई से लो में आता रहता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन लो टू हाई जा चुका है तो हाई टू लो भी आएगा वो। उस केस में आप एक एटम के अंदर कैसे बता सकते हो कि उसका वैलेंस सेल कौन सा होगा? प्लस में हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी एटम के अंदर वैलेंस सेल इनफाइनाइट नंबर में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर निकलेगा तो उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल पार करना पड़ता है। तो इस तरह से वैलेंस सेल को एकदम से फिक्स कर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन यदि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जैसे हमारा नॉन मेटल्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसकी बाउंड्री फिर फिक्स हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और मेटल तो बॉन्डिंग करता ही नहीं है, तो मेटल के देखेंगे अलग सी बॉन्डिंग होती है, जिसको हम आगे फिर पढ़ेंगे दोबारा, मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। तो उसकी मेटालिक बॉन्डिंग बिल्कुल अलग तरह की है। तो उसके लिए भी अलग से डिफाइन किया गया है एटॉमिक रेडियस को। उसके लिए एटॉमिक रेडियस का नाम दिया गया है मेटालिक रेडियस, और नॉन मेटल के लिए नाम दिया गया है कोवलेंट रेडियस, क्योंकि वो आपस में क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यदि हमारा दो नॉन मेटल, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम, एक दूसरे से बॉन्डेड है किसी मॉलिक्यूल में, तो इन दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस उसका हम हाफ कर देंगे, 1/2 कर देंगे, तो एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस आ जाएगा। इसी तरह से दो Cl एटम अटैच हो, ये HH हमने ले लिया था, इसी तरह से दो Cl एटम अटैच हो, Cl थोड़ा लार्जर होता है इसलिए मैंने लार्जर बनाया है, इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस उसका हाफ क्या कहलाएगा, इसका एटॉमिक रेडियस, और नाम क्या दिया जाएगा, कोवलेंट रेडियस। यदि हम इसको नॉन मेटल के लिए सिग्निफाई करेंगे तो बोलेंगे कोवलेंट रेडियस, लेकिन सीधे एटम के बेसिस पर बोल रहे हैं तो इसको एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं। तो आगे देखिए आप, मेटल्स हमारा क्या करता है, जैसे हमारा सोडियम मेटल है, Na एटम एक साथ अरेंज होंगे, एक क्रिस्टल में अरेंज होगा ये, इनके क्रिस्टल में दो Na एटम के बीच का डिस्टेंस उसका हाफ करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मेटालिक रेडियस। ये मेटल की प्रॉपर्टीज है। मेटल की दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, आगे पढ़ेंगे आप। मेटल कभी भी प्लस के फॉर्म में रहता है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है अपने वैकेंट स्पेस में। जैसे मेटल के स्फेयर जो रखे होंगे, बीच में स्पेस क्या होता है, खाली रहता है, उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है थोड़ा सा। तो मेटालिक रेडियस जनरली नॉन मेटालिक रेडियस यानी कोवलेंट रेडियस से लार्जर होगा, क्योंकि इसमें दोनों पर लाइक चार्जेस हैं। लेकिन सबको एक साथ हम क्या बोलेंगे, सबको एक साथ बोलेंगे हम एटॉमिक रेडियस। और इसलिए देखेंगे जो पीछे हमारा मेटल्स है उनका जो रेडियस है वो बड़ा है किससे, आगे जो नॉन मेटल है उनसे। और इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि पीरियड के अंदर क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस स्मॉल होते जाना चाहिए। इसको हम आगे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि मेटल का जो रेडियस है वो बड़ा होगा किससे, नॉन मेटल के रेडियस से, कोवलेंट रेडियस से। क्लियरली हम जानते हैं कि लेफ्ट में जो है मेटल्स होते हैं और राइट मोस्ट में नॉन मेटल्स होते हैं। तो क्लियरली लेफ्ट से राइट की तरफ मेटालिक रेडियस जो है पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज होती जाएगी, यानी पीरियड्स में डिक्रीज होती जाएगी। तो पीरियड में जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल रो होता है ये, उसमें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। जैसे देखिए हम ले रहे हैं एक लिथियम पीरियड का, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब क्या देखेंगे, इसमें हमारा 2s1 का कॉन्फ़िगरेशन है, 2s2 का कॉन्फ़िगरेशन है, 2s2 2p1 का कॉन्फ़िगरेशन है, 2s2 2p2 का कॉन्फ़िगरेशन है, 2s2 2p3 का कॉन्फ़िगरेशन है, 2s2 2p4 का कॉन्फ़िगरेशन है, 2s2 2p5 का कॉन्फ़िगरेशन है।
तो आप क्या देख रहे हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल के अंदर ही है, चाहे वो पी हो चाहे एस हो। तो सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है, बहुत टाइनी पार्टिकल है, वेरी स्मॉलर देन 2000 टाइम्स ऑलमोस्ट स्मॉलर देन प्रोटॉन। तो क्या होगा, उनके बीच का जो रिपल्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अंदर तो प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ता जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन फर्स्ट, देन न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर प्रोटॉन का नंबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर भी इक्वल रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन है सेम सेल में इंक्रीज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। एज कंपेयर टू प्रोटॉन का अट्रैक्शन देखा जाए इलेक्ट्रॉन पर तो बहुत कम इंक्रीज होता है रिपल्शन, और अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज़्यादा हो जाता है। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होना कहलाता है न्यूक्लियर इफेक्टिव फोर्स, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जेड इफेक्टिव से दिखाते हैं। तो जेड इफेक्टिव आपका लार्ज हो जाता है किसके, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से जेड इफेक्टिव हमारा लार्ज हो जाता है, इसलिए आपका एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। ये बड़ा है, ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है एटॉमिक साइज। तो यानी हमें केमिस्ट्री में क्या स्टडी करना है, जब पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हो, एटम का नेचर पढ़ रहे हो, दो ही तरह के फोर्स को हमें ध्यान रखना है। एक तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो उनके बीच का अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी तरफ खींचेगा और सेल के साइज को छोटा बनाने की कोशिश करेगा। दूसरा, दो सेल के बीच के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, या सेम सेल के बीच के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, या दो सब सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ध्यान रखना है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन याद रखना है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या चलना है वो फिजिक्स का काम है, हमारा काम नहीं है, यानी केमिस्ट्री में उनको स्टडी नहीं की जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा और सेम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर फिल हो रहा है। डिस्टेंस न्यूक्लियस से सेम है, इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा है, रिपल्सन ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, बट अट्रैक्शन जो है इंक्रीज हो चुका है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है, जिससे साइज छोटा होता जा रहा है। इसलिए पीरियड में साइज छोटा होता है। लेकिन ग्रुप में क्या होगा, तो ग्रुप में क्या होने वाला है, एक ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब में आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन जो इसका वैलेंस सेल का, ओनली वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, वैलेंस सब सेल का टाइप भी सेम है, लेकिन शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है। यानी ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अंदर, हाँ, तो हमने क्या देखा है, शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है सेम है। तो इसमें होगा क्या, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम पड़ता जाएगा, क्योंकि आप देखिए अगले सेल में इलेक्ट्रॉन तभी एंटर करेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हम, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन तभी एंटर करेगा जब सेकेंड सेल कंप्लीट हो चुका होगा। यानी यहाँ पर 2p6 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। यदि हमारा सेल कंप्लीट हो चुका है, 2s2 2p6 हो चुका है, तो ये क्या करेगा, अगले वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी शिल्डिंग दे देता है। शिल्डिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा इसमें टाइम नहीं बचेगा, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा अच्छी तरह। तो इसका रिपल्सन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ी कम हो जाएगी। यानी जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, यहाँ पर जेड इफेक्टिव यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम पड़ जाता है इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से डाउन द ग्रुप। इसलिए क्या होगा, साइज इंक्रीज होता जाता है। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगले वाले सेल में आता जा रहा है, पिछला सेल कंप्लीटली फिल्ड होता जा रहा है, जिससे रिपल्सन एटम के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके थोड़ा सा आगे पुश कर देगा, यानी साइज इसलिए बड़ा होता जाएगा, जिसको हमने लिखा है कि जेड इफेक्टिव लार्जर हो जाता है। मैंने एक टर्म शिल्डिंग इफेक्ट का मेंशन किया था, जिसको हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। तो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आयनिक रेडियस।
आयनिक रेडियस क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। यानी आयन का रेडियस। आयन किस तरह का, आयन दो तरह का होता है। एक होता है हमारा कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन में क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, और इसमें क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। इससे क्या होगा, कैटायन में यदि इलेक्ट्रॉन लेस है तो जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा किससे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। तो क्या हो जाएगा, साइज आपका ऑफ एनायन जो है, सॉरी साइज ऑफ कैटायन जो है तो साइज ऑफ कैटायन जो हमारा है वो स्मॉल हो जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है तो जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से कम पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एनायन लार्जर हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कैटायन का जो साइज है अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होता है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है पेरेंट एटम से कम है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होने से जेड इफेक्टिव क्या होगा, न्यूक्लियस का फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और क्लोज आ जाएगा, यानी शेल और क्लोज आ जाएगा, तो इसलिए साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन एनायन में क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होने से रिपल्सन जो है इलेक्ट्रॉन के बीच का वो बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से शेल एक दूसरे को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुश करेगा, तो लार्ज सेल को लार्ज करवा देगा। इस तरह से साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैटायन आपका स्मॉलर होता है पेरेंट एटम से और एनायन लार्जर होता है अपने पेरेंट एटम से। अब इसके साथ ही हम देखेंगे आयनिक रेडियस जो है किस तरह से चेंज होता है। बिल्कुल ये एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड को फॉलो करता है। यदि हम सेम नेचर ऑफ चार्ज एंड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को लेकर चले, जैसे हम कैटायन की बात करते हैं, सब पर +1 की बात करें अक्रॉस द पीरियड, तो एटॉमिक रेडियस को ही फॉलो करेगा। यानी अक्रॉस द पीरियड साइज जो है कैटायन का छोटा होता जाएगा और एनायन का भी छोटा होता जाएगा। एनायन यदि सेम रहेगा तो छोटा होता जाएगा, नेचर और मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, और डाउन द ग्रुप भी वही इंक्रीज होता जाएगा जो कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। जैसे यदि हम बात करें Li+ बड़ा होगा किससे, Be+ से, फिर ये बड़ा होगा B+ से, ऐसे करके होता जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए माइनस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वैसे मेटल माइनस नहीं बनता है लेकिन हम एक ट्रेंड ले रहे हैं, Li- से बड़ा हो जाएगा Na-, यदि माइनस से बनेगा तो। यानी हमें सेम नेचर और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को लेकर समझना है। यदि हम प्लस की बात करें, Li+ से बड़ा कौन हो जाएगा, Na+, यानी साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमने क्या देखा है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में हम लोगों ने स्टडी की है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, इंतजार कीजिए, बहुत अच्छा समझने वाले हैं आप लोग। पेनिट्रेशन, शील्डिंग तो एंट्रेंस वाले कई बार कैलकुलेट कर लेते, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है, पेनिट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। साथ में और भी जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी स्टडी करेंगे और पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह समझ लेंगे। और इसको यदि समझ लिया हमने तो फिर केमिस्ट्री को चुटकियों में समझ जाएंगे, चुटकियों में। ऐसा है ये टॉपिक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्दी ऐप्स आने वाले हैं, मेरे वेबसाइट्स आने वाला है, उस पर आपको बहुत मटेरियल, 90% मटेरियल उसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, 16 Feb को लॉन्चिंग है, तो इंतज़ार कीजिए, तब से ऑनलाइन आ जाएगा और आप लोगों को अवेलेबल होगा। तो थैंक यू, वेलकम, और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। एग्ज़ाम की मेरी तरफ से पूरी तरह से आप लोगों को शुभकामनाएं।